नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल एग्जाम मैनेज पे यूनिट ऑफ IBOP Academy। I am Professor Ravi Ranjan sir, live from Mumbai. Those who are new to the channel, subscribe to us because बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आया था कि सर बैंकिंग सिस्टम के जो क्वेश्चंस आते हैं, बैंकिंग जीके का जो क्वेश्चन आता है वो कहाँ से आता है। तो आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लिए एक्सक्लूसिव स्पेशल लेक्चर, जिसके हम बात करेंगे कि जो भी बैंकिंग हमारी इंडियन बैंकिंग सिस्टम है उसके अंदर उसका प्रोसेस क्या है, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हम बात करेंगे और उसके एंटायर जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो टुडे। सो टुडेज टॉपिक इज इंडियन बैंकिंग सिस्टम। So now let us understand कि what are the different types of banking that is operated in India. If we talk about the different banking system, so we need to understand we have commercial banks, small finance banks, payments banks, cooperative banks, urban cooperative banks, state cooperative banks, public sector banks, foreign banks, private banks, and regional rural banks. So one by one we will discuss each and every topic in detail, right? So what are the commercial banks, what are non-commercial banks, what are the scheduled banks, what are the non-scheduled banks? We will discuss the things one by one. So let's figure it out and let's understand. Okay? चलिए एक करके समझते हैं हम लोग. Now the first question that comes in our mind, what is a bank, right? So what is a bank? We need to understand कि सबसे पहले 1949 की बात है. 1949 में बैंकिंग कंपनीज एक्ट आया था इंडिया के अंदर। इंडिया 1949 यानी आजादी के 2 साल के बाद 1949 में बैंकिंग कंपनीज एक्ट आया और हमें ये कहा गया ए बैंक इज टर्म टू बी ए फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन दैट चैनलाइजेस बैंकिंग एंड वेरियस फाइनेंशियल ऑपरेशंस, जिसके अंदर अलग अलग फाइनेंशियल ऑपरेशंस किए जाते हैं और सारे के सारे बैंकिंग के जो ऑपरेशंस होते हैं वो हम बैंकिंग सिस्टम में पढ़ेंगे। तो जरा समझते हैं कि ये क्या चीज है। तो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि व्हाट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बैंक। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बैंकिंग में क्या है, बैंक के लिए क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। The major motive remains to deliver authentic and prompt financial solutions to the customers. तो यहाँ पर ऑथेंटिक मीन्स रियल होना चाहिए और जो भी प्रॉब्लम्स कस्टमर्स के पास आते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस that is solved in a bank. Moving to the next, a bank is said to be an institution that delivers fundamental banking related services like grasping deposits and initiating loans as per the requirements of the customer. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। वैसे मैं आपको बता दूं, बैंक वर्क्स फॉर मेकिंग प्रॉफिट। जो हम लोन्स लेते हैं बैंक से और हम इंटरेस्ट देते हैं बैंक को, वही एक सोर्स है, दैट इज द वन ऑफ द मोड थ्रू विच बैंकिंग ऑपरेट्स इन इंडिया। नाउ व्हाट इज द अदर मोस्ट frequent and the most important work that is done in a bank, that is that it accepts deposits and gives loans to the customers as per the requirements, because the requirements changes. Like for businessmen the requirement will be big, for housing loans or car loans or automobile loans the requirement may be less. Okay, moving to the next part, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए तो एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये बैंकिंग सिस्टम कैसे आया इंडिया में। तो बस इंडिया में आने से पहले क्या बैंकिंग सिस्टम प्रिवेलेंट था, तो चलिए एक एक करके समझते हैं हम लोग। तो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड एंशिएंट एंड अर्ली बैंकिंग इन इंडिया। नाउ बैंकिंग इन इंडिया कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द वैदिक पीरियड। मैं आपको बता दूं, वैदिक सिविलाइजेशन जब आया था तब से ही बैंकिंग सिस्टम चलता आ रहा है इंडिया के अंदर। बात है ईसा मसीह के जन्म से यानी बिफोर क्राइस्ट 1400 टू 2000 बीसी, यानी ईसा मसीह के जन्म से 2000 साल पहले ही से ही बैंकिंग सिस्टम का कंसेप्ट यूज होता आ रहा है। चलिए समझते हैं क्या है। उस समय की बात थी, ड्यूरिंग दोस टाइम्स मनी लैंडिंग वाज प्रिवेलेंट। लोग पैसे लोगों को देते थे, लेकिन किस तरह से, एंड रेफरेंसेस आर फाउंड इन द टेक्स्ट,
कैसे उस समय भी लोग पैसे देते थे, लोगों को उधार देते थे, इंटरेस्ट पे देते थे, लेकिन इस बात का एविडेंस कैसे माने कि 2000 साल पहले भी था? इस बात का टेक्स्ट आपको मनुस्मृति और अर्थशास्त्र, जो कि आपको पता होगा, चाणक्य नीति, कौटिल्य, सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में। इसके बारे में पहले से भी ये बात बताई जा चुकी है। तो आज का अर्थशास्त्री कितने भी टैलेंटेड हो, पहले से भी अर्थशास्त्र भारत में प्रिवेलेंट रहा है। कब से? वैदिक सिविलाइजेशन से। तो चलिए कहानी को कुछ और बात बताते हैं। आखिर ये वो कौन लोग थे जो लोगों को पैसा उधार देते थे? कौन से लोग ऐसे थे जो लोगों को लोन देते थे? ये लोग जो थे वो श्रॉफ कहलाते थे, सेठ कहलाते थे, या महाजन कहलाते थे। मनी लेंडर्स बोलते थे, क्योंकि इनके पास पैसे होते थे। लोगों को ये क्या करते थे? उधार देते थे, लोन देते थे, और उसके बाद पे क्या लेते थे? इंटरेस्ट लेते थे। वो कौन से लोग थे? वो लोग थे श्रॉफ थे, सेठ थे, या क्या थे? महाजन थे। तो दे आर used to provide loans, accept deposits and finance trade। तो साथ में वो डिपॉजिट भी लेते थे, लोगों का भी पैसा लेते थे, और लोगों को पैसा भी कर्ज पे देते थे। उसके जगह पे क्या होता था? वो क्या करते थे? लोगों को रिक्वायरमेंट उनकी पूरी करते थे, और उसके बाद इसी तरह से ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया था। चलिए आगे बात करते हैं। Indigenous banking system like hundis was widely practiced. Hundis was traditional instruments used for remittance and credit। ये जो कंसेप्ट था, जो हुंडीज का कंसेप्ट था, पहले हमारे बैंकिंग सिस्टम में यूज किया जाता। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आगे समझते हैं। अब इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। इंडिया में, भारत में बैंकिंग सिस्टम कैसे आया? ठीक है, बैंकिंग सिस्टम कैसे आया भारत के अंदर? बैंकिंग हैज इट्स प्रिविलेज इन इंडिया सिंस वैदिक सिविलाइजेशन, जो कि मैंने आपको पहले से ही बता रखा है अभी। ठीक है, हियर वी कैन कैटेगराइज द हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया इनटू 3 कैटेगरीज, इनटू 3 स्टेजेस। ओके, now what are the different stages in which banking system is prevalent in India? Let's figure it out. Let's go for it. First is pre-independence stage, that is before 1947. All of us, we know that banking system came in India before 1957. It was prevalent, बट आपको पता है कि देश की आजादी, भारत देश की आजादी कब हुई थी ब्रिटिशर्स से? 1947 में हुई थी। करेक्ट। तो 1947 का एक स्टेज रहा होगा, उससे पहले का स्टेज। ठीक है, उसके बाद 1947 से 1991 बैंकिंग हिस्ट्री फेज 2 था, जो लगभग 44 इयर्स तक रहा था। कितने साल तक? 44 इयर्स तक। और फेज 3 जो आज हम चल रहे हैं, जो डिजिटल इंडिया बन चुका है, 1991 एंड बियॉन्ड। फेज 3 अभी चल रहा है हम लोग का। ठीक है, तो फेज 1 में हम बात करेंगे बैंकिंग सिस्टम जो क्या था इंडिपेंडेंस से पहले। उसके बाद 1947 से 1991 की बात करेंगे। 44 इयर्स का एक अलग फेज था, और उसके बाद 1991 का वो फेज है जो आज भी चलता चला आ रहा है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। चलिए, next, the history of banking in India during the pre-independence stage has been discussed below in the following points. Now let's figure it out. What are the important points? More than 600 banks were there at present at that phase. तो मैं बता दूं कि प्री इंडिपेंडेंस फेज का मतलब बिफोर 1947। मैंने क्या बोला? बिफोर 1947 में 600 से ज्यादा बैंक्स थे। लेकिन आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जस्ट बिकॉज इंडिया आजाद नहीं हुआ था, तो दे वर ऑपरेटेड बाय ब्रिटिशर्स। तो ये ऑपरेशन कौन करता था? ब्रिटिशर्स करते थे। जैसे कि मैं आगे चल के बात करूंगा, सारी चीजें बताऊंगी कौन कौन सा बैंक्स ऐसे थे जो मैनेज बाय इंडियंस थे। ठीक है, तो पहले जो बैंक्स आए थे, आपको पता होना चाहिए, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आ गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था।
ठीक है, 1600 में, ठीक है। तो चलिए उसी के बीच में जिस तब से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी तब से बैंक्स खुलते चले गए, बट इट वाज मैनेज्ड बाय ब्रिटिशर्स एट दैट टाइम। मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे चलते हैं हम लोग और एक एक करके समझते हैं। देखिएगा, द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1770। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पहला बैंक कौन था, तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। द फर्स्ट वाज द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया विद द फाउंडेशन ऑफ बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सभी लोग याद रखेंगे 1770 में, 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान came into India. Bank of Hindustan came into India. Moving to the next, top 3 banks were merged during this phase. इसी समय की बात है, 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स थे। बैंक ऑफ मद्रास था, बैंक ऑफ बॉम्बे था, बैंक ऑफ बंगाल था। इस तीनों बैंक को प्रेसिडेंसी बैंक्स बोलते थे। क्या बोलते थे? प्रेसिडेंसी बैंक्स बोलते थे, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, और दैट केम इनटू बीइंग एज इंपीरियल बैंक। तो बाद में ये तीनों बैंक जो है मर्ज कर दिए गए और उसका नाम नया पड़ा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये था कि बात थी ब्रिटिशर्स के टाइम की, प्री इंडिपेंडेंस की बात थी, इसीलिए ये ऑपरेट कौन करते थे? ब्रिटिशर्स करते थे। इन दैट केस बाद में 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, देश के आजादी के बाद 1955 में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम बदल गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि प्रेसिडेंसी बैंक था पहले, उसका नाम चेंज हो गया, जिसका नाम पड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो आज भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, उसका पहले क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। जो किससे बना था? 3 बैंक को मर्ज करने से बना था, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ बंगाल। आई होप सभी लोगों को समझ में आ रहा है। अगर किसी को कोई क्वेश्चंस पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने बोला, व्हिच वाज लेटर टेकन ओवर बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन 1955। 1955 में टेक ओवर कर लिया और इसका नाम क्या रहा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए, सम अदर बैंक्स वेर आल्सो एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। लाइक इसी समय की बात है, 1770 में पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान आया, उसके बाद कुछ साल बीतते चले गए और कुछ नए नए बैंक्स आते चले गए इंडिया में। तो कौन कौन से बैंक आए तो जरा समझिएगा। 1865 में, 1865 में, मैं बार बार बता रहा हूं, आजादी देश की नहीं हुई अभी तक। 1865 में इलाहाबाद बैंक आ गया था। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक आ गया था। बैंक ऑफ इंडिया 1906 में आ गया था। उसके 2 साल के बाद गुजरात में बैंक ऑफ बड़ौदा 1908, ठीक है। उसके 3 साल के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंडिया में स्टैब्लिश हो गया। तो जैसा आप देख सकते हैं कि सबसे पुराना बैंक, जैसा कि आप अभी आप देख पा रहे हो, इलाहाबाद बैंक है 1865, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक आता है 1894, फिर बैंक ऑफ इंडिया आता है 1906, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 और फिर उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911। आई होप कुछ लोग डेट्स जरूर याद रखिएगा, डेट्स भी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स फिगर इट आउट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। जरा समझते हैं अब हमारा जो कंसेप्ट है और हमारा जो नया टाइप है पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी देश की आजादी के बाद 1947 में देश को आजादी मिल जाती है, हमारे भारत देश को, और उसके बाद 1991, और अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे 11 - 7 = 4, 8 - 4 = 44 इयर्स। कितने साल? 44 इयर्स। क्लियर है? यस और नो? तो 44 इयर्स का समय में क्या होता है? तो मेजर पॉइंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम हैज बीन डिनोटेड बिलो। लेट्स फिगर इट आउट। नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है राष्ट्रीयकरण। 1949 में बैंक्स का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। इसका मतलब एक ऐसा एक्ट बनाया जाएगा जिसके वजह से सारे बैंकिंग सिस्टम एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे। बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका मॉनिटरिंग अथॉरिटी बनेगा, जो हम आगे चल के देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं।
Central Bank of India was also nationalized during this period on 1st January 1949. 1949, तो जैसा कि मैंने बताया कि 1 जनवरी 1940 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आपको मगर पूछूंगा कि विच वाज इंडिया सेंट्रल बैंक, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज आल्सो गॉट नेशनलाइज राइट ऑन 1st जनवरी 1949। मैं आपको बता दूं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहां पे दो चीजें होती है, इंडिया सेंट्रल बैंक इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो चलिए, विद द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा कमिटी रीजनल रूरल बैंक्स वेयर फॉर्म ऑन 2 अक्टूबर 1975। तो मैं आपको बता दूं कि देयर आर टू थिंग्स, फर्स्ट कि कुछ बैंक्स ऑपरेट करेंगे टायर 1 सिटी, टायर 2 सिटी, टायर 3 सिटीज, जो सिटीज में ऑपरेट करेंगे, टाउन्स में करेंगे। लेकिन कुछ सिटीज, कुछ जगह है जैसे रीजनल रूरल बैंक्स है, रीजनल रूरल बैंक्स क्या करेंगे, जैसे नाबार्ड है जिसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड किसी को लोन चाहिए, तो टायर 1 सिटी में आने की जरूरत नहीं है, वो रीजनल रूरल बैंक से या नाबार्ड जो बैंक है उससे वो लोन ले सकते हैं। उसी तरह से जो गांव के अंदर बैंक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, जहां पे लोग लोकल लैंग्वेज ही बोलते हैं, लोग आसानी से अपनी रिक्वायरमेंट्स मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपनी फुलफिलमेंट कर सकते हैं। तो दैट केस रीजनल रूरल बैंक्स को का फॉर्मेशन कब हुआ, 2 अक्टूबर 1975 में हुआ, जो गांव के रिक्वायरमेंट्स, गांव में रह करके गांव के लोगों की रिक्वायरमेंट्स, उनको लोन्स दिया जाएगा और उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। नाउ अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ चुका है हमारे पास। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नाउ? नाउ द थिंग इज हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इंडिया बियॉन्ड 1991, यानी अभी हम 2025 में चल रहे हैं, यानी इसका मतलब 25 प्लस 9 इयर्स, दैट इज 34 इयर्स। देखते हैं 34 इयर्स में क्या क्या डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे हमें और क्या क्या चीजें हमारे पास बियॉन्ड 1991 में देखने को मिलेंगे। लिबरलाइज्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज वेयर फॉर्म टू मार्क द प्रोग्रेस ऑफ बैंक्स इन द ईयर 1991। लिबरलाइज्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज मतलब ऐसा पॉलिसीज जो सभी लोग फॉलो करेंगे, सभी लोग इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। जो नेशनलाइजेशन हुआ है तो हर बैंक को उन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात माननी पड़ेगी, एक सेंट्रल बैंक है, ऑथोरिटी होगा जो हम आगे चल के बात करेंगे, ठीक है। एक लिबरलाइज्ड इकोनॉमिक पॉलिसी, दिस इकोनॉमिक पॉलिसी इज स्टेबल एंड इट शुड बी फॉलोड by all the banks in India. Let's figure it out with the next part. This phase was known for the phase of expansion. इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री को अगर एक्सपेंड करना है, एक्सपेंशन देना, नए ब्रांचेस खोलने, तो ये हमारा क्या है, गोल था, हमारे एम्बिशंस थे, एम्स थे, हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। तो इसके अंदर, और दूसरी बात कंसोलिडेशन एंड इंक्रीमेंट इन मेनी वेज। कंसोलिडेटेड का मतलब ये, जैसे आज आप कोर बैंकिंग सिस्टम यूज करते हैं, किसी भी एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, किस अगर एक बैंक में पैसा डाला तो दूसरे बैंक से भी हम पैसा एटीएम से निकाल सकते हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि सारे बैंक क्या हो चुके हैं, एसोसिएट हो गए हैं, ठीक है, सभी को एक जगह पे लाया गया है, ठीक है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। RBI has given license to 10 private entities which includes ICICI, Axis Bank, HDFC Bank, DCB Bank, IndusInd Bank। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कमर्शियल बैंक्स को ही नहीं सिर्फ लाइसेंस दिया है, और कमर्शियल बैंक जो गवर्नमेंट बैंक्स है, शेड्यूल्ड बैंक्स है, उसके अलावा प्राइवेट बॉडीज को भी क्या दिया है, लाइसेंस दिया है। क्या दिया है? लाइसेंस दिया है। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? यस और नो? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो ये कुछ बैंक्स हैं जो हमारे क्या है, जैसे एक्सिस बैंक आपका प्राइवेट बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक गवर्नमेंट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है आपका, गवर्नमेंट बैंक है, यस बैंक प्राइवेट बैंक, इंडसइंड बैंक गवर्नमेंट बैंक, आईडीबीआई प्राइवेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा गवर्नमेंट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक प्राइवेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बैंक, आईसीआईसीआई प्राइवेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक गवर्नमेंट बैंक, एचडीएफसी बैंक प्राइवेट बैंक,
ठीक है, तो इसी तरह से जो चीजें दी गई है, कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं और कुछ गवर्नमेंट बैंक्स हैं। अब समझेंगे आगे चल करके कि गवर्नमेंट बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स में क्या डिफरेंस है। गवर्नमेंट बैंक्स का मतलब ये होता है जिस जिस बैंक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक 51% से ऊपर हो या 51% हो, वो गवर्नमेंट बैंक कहलाएगा। अगर 51% या उससे ऊपर किसी प्राइवेट एंटिटी या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का है तो वो प्राइवेट बैंक कहलाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए आगे बात करते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, इलाहाबाद बैंक। क्या है हमारा? इलाहाबाद बैंक। ये सारे बैंक्स क्या है हमारे, ये हमारे गवर्नमेंट बैंक्स हैं, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। हालांकि बाद में चीजें बदल गई थी इसकी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आज भी हमारा गवर्नमेंट बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देना बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, ये हमारे क्या है, गवर्नमेंट बैंक्स है। और गवर्नमेंट बैंक्स का मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक जो है 51% से क्या है, ज्यादा है। बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? हाँ या ना? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, शेड्यूल्ड बैंक्स इन इंडिया के बारे में हम एक एक करके समझेंगे। चलिए, व्हाट आर शेड्यूल्ड बैंक्स, तो एक एक करके समझ लेते हैं कि शेड्यूल्ड बैंक्स क्या है। तो चलिए, शेड्यूल्ड बैंक्स इन इंडिया आर दोज बैंक्स व्हिच कंस्टिट्यूट banks which have been included in the second schedule of Reserve Bank of India Act 1934। चलिए एक बात मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई भी नई चीजें स्टार्ट होने से पहले कानून बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कानून बनाया जाता है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में स्टैब्लिश हुआ, लेकिन उससे पहले एक्ट बनाया गया कि एक ऐसा बॉडी होना चाहिए जो सारे बैंक्स को मॉनिटर कर सके, जो सबको क्या दे सके, अथॉरिटी दे सके। ऐसे केस के लिए क्या हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए कानून बनाया गया, आरबीआई एक्ट 1934। वो जो हम बाद में जाके बात करेंगे, ये हिल्टन यंग कमिटी मेंबर बनाई गई थी, जिसमें डिसाइड हुआ था बहुत पहले कि एक ऐसा बॉडी होना चाहिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था ये, वो मैं एक एक करके आगे चल के आपको बताऊंगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं आप लोग? क्लियर है? समझ पा रहे हैं? चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, आरबीआई एक्ट 1934, इसके अंदर मैंने आपको बताया क्या कि आरबीआई एक्ट 1934 पहले आया, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1935 में हुआ। तो चलिए क्या करके समझते हैं। इट बेसिकली कंप्राइजेस कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स, दो टाइप के बैंक्स हमें देखने को मिलेंगे, कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। दो टाइप के बैंक्स देखने को मिलेंगे, कौन कौन से, कमर्शियल बैंक्स और कॉर्पोरेट। इसके बारे में एक एक करके समझते हैं। कमर्शियल बैंक्स का मतलब क्या है, जरा समझिएगा। कमर्शियल बैंक्स मेजरली कंप्राइजेस ऑफ शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, राइट। तो कमर्शियल बैंक्स में भी दो तरह के बैंक्स होंगे, एक शेड्यूल्ड बैंक्स और दूसरे नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। पहला क्या होगा, शेड्यूल्ड बैंक होगा, दूसरा क्या होगा, नॉन शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है, और वो भी किसके अंदर आएगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा शेड्यूल्ड बैंक्स आएंगे और कौन से आएंगे, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स आएंगे। चलिए थोड़ी बात समझ लेते हैं, कमर्शियल बैंक्स किस चीज के लिए काम करती है। आज जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये जो भी बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स प्रॉफिट के लिए काम करती है। किसके लिए करती है, प्रॉफिट बेसिस पे काम करता है। प्रॉफिट आता कैसे है, लोन का जो इंटरेस्ट आप देते हैं, हम कस्टमर्स अगर हाउसिंग लोन लेने जा रहे हैं, कार लोन लेने जा रहे हैं, बैंक से लेते हैं, तो उनको जो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देते हैं, उसी बेसिस पे बैंक काम करती है। ठीक है, और उन्हीं का उनका क्या होता है, सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो चलिए, एंड इट इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फॉर द पर्पस ऑफ एडवांसेस एंड लोन्स। तो जैसे कि मैंने बताया, प्रॉफिट बेसिस के लिए काम करती है और वो एडवांस और लोन्स लोगों को देते हैं। वी कैन कैटेगराइज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इन 4 टाइप्स। कितने टाइप्स हम शेड्यूल्ड बैंक्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, 4 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। जरा समझते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी है, एक एक करके समझते हैं। पहला है पब्लिक सेक्टर बैंक।
नाम ही है पब्लिक, पब्लिक का मतलब क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर। कौन सा, गवर्नमेंट। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स, दीज आर बैंक्स व्हिच आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। मैंने आपको उस समय भी बताया, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, दैट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट। व्हाट डज इट मीन, हैविंग मोर देन 51% स्टेक इन द कैपिटल। बैंक के पास अगर 10,000 करोड़ का अमाउंट है तो इसमें से 51% का शेयर होल्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा, इसीलिए उसे कहते हैं क्या, गवर्नमेंट ओन्ड बैंक। तो गवर्नमेंट ओन्ड बैंक मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब गवर्नमेंट का शेयर होल्डर अगर 51% से ज्यादा है तो गवर्नमेंट ओन्ड बैंक बोलेंगे, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक, अब वही चीजें रिवर्स भी हो सकती है, कैसे, private banks are those entities which are owned by private individuals, institutions, and these are registered under the Companies Act 1956 as limited companies. Limited companies, private limited company नहीं, limited companies. तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है इसके अंदर किसी इंडिविजुअल, कोई जैसे उदय कोटक, कोटक महिंद्रा बैंक के कौन है ऑनर, उदय कोटक, तो उनके पास उदय कोटक जी जो है उनके पास कोटक महिंद्रा बैंक का सबसे ज्यादा शेयर है, 51% से ज्यादा शेयर है, इसीलिए वो प्राइवेट बैंक है। अगर कोटक महिंद्रा का 51% से ज्यादा शेयर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता तो वो भी गवर्नमेंट बैंक होता। यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल का है या किसी इंस्टीट्यूशन का है, ठीक है, या प्राइवेट एंटिटी का है, इसीलिए वो प्राइवेट बैंक कहलाता है। आई होप सभी लोग को क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीजनल रूरल बैंक। These entities are completely under government and works for the betterment of the rural sector of the society. रीजनल रूरल बैंक का मतलब ही आप समझ गए होंगे कि रूरल सेक्टर, जो गांव से, जो गांव को अगर हमें विकास करना है तो उसके लिए जो बैंक हमारे लिए लोन दे रही है वो कौन सी बैंक होगी, रीजनल रूरल बैंक्स होगी। और लास्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर एग्रीकल्चर के लिए लोन चाहिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, आप याद रखिएगा ये इसका फुल फॉर्म आता है, नेशनल यहाँ पे 2 बार आ गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इट इज द इंडियाज एपेक्स डेवलपमेंट बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर के लिए, खेती करना है, लोन चाहिए, तो कैसे मिलेगा, नाबार्ड से मिलेगा। किससे मिलेगा, नाबार्ड से मिलेगा। किसको, किसान को। कहां पर, गांव में। समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, नॉन शेड्यूल बैंक्स के बारे में मैंने बोला। एक तो शेड्यूल बैंक जो आपने देख लिया, 4 टाइप की हमने बात कर ली है ना। अब हम नॉन शेड्यूल बैंक्स के बारे में समझते हैं। नॉन शेड्यूल बैंक्स के बारे में बात करते हैं। इट इज डिफाइंड इन क्लॉज सी of section 5 of the Banking Regulation Act of 1949, that is 10 of 1949, which is not a scheduled bank. सेक्शन 5 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ये बात कही गई है 1949 के, जिसके अंदर कौन से बैंक ऐसे हैं जो शेड्यूल्ड बैंक नहीं है। तो जरा समझिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द ओनली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑल बैंक्स इन इंडिया आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द गाइडलाइंस इशूड बाय आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो बैंक है जो गाइडलाइंस देती है शेड्यूल्ड बैंक को भी और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स को भी। क्लियर है सभी लोग को, हाँ है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये सारे पॉइंट्स मैंने वो डाले हैं जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इंडिया, फर्स्ट इन बैंकिंग इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो चलिए पहला, फर्स्ट बैंक इन इंडिया वाज, जो मैंने बताया आपको, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में आया। फर्स्ट बैंक व्हिच वाज मैनेज्ड बाय इंडियंस वाज औध कमर्शियल बैंक। याद रखिएगा, पहले जो बैंक आया था वो ब्रिटिशर्स थे, लेकिन जो इंडियंस ने मैनेज किया, ठीक है, औध नेशनल वाज कमर्शियल बैंक वाज मैनेज्ड बाय इंडियंस, राइट। फर्स्ट बैंक विद इंडियन कैपिटल वाज पंजाब नेशनल बैंक, मतलब इसमें भारतीय लोगों का पैसा लगा था। क्या लगा था, भारतीय लोगों का पैसा लगा था पंजाब नेशनल बैंक में। और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि इसके फाउंडर थे हमारे लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय क्या थे, उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के क्या थे,
फाउंडर थे। तो आज भी अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए या क्वेश्चन पूछा जाए कि पंजाब नेशनल बैंक के फाउंडर कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे। फर्स्ट फॉरेन बैंक, पहला विदेशी बैंक जो भारत में आया था उसका नाम था एचएसबीसी बैंक, हांगकांग संघाई कॉरपोरेशन। क्या बोला मैंने? हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन पहला विदेशी बैंक था जो भारत में आया था। समझ पा रहे हैं आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पहला कौन सा ऐसा बैंक था जिसको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिलता है? आईएसओ सर्टिफिकेशन मतलब इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, राइट, या एक स्टैंडर्ड होता है। आईएसओ सर्टिफिकेट मिलने वाला पहला बैंक था कैनरा बैंक। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है? तो आई हैव जस्ट मेक ए वन लाइनर सीरीज और इसमें आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। फर्स्ट बैंक आउटसाइड इंडिया, पहली कौन सा ऐसा भारतीय बैंक था जो दूसरे कंट्री में, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्वेश्चन है, जो दूसरे कंट्री में खोला? कौन से बैंक, भारतीय बैंक ने दूसरे कंट्री में अपना ब्रांच खोला? उसका नाम था बैंक ऑफ इंडिया। भूलेंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कौन सा ऐसा बैंक था जो पहली बार भारत में एटीएम लेकर आया? पहली बार भारत में एटीएम लाने वाला कौन सा बैंक है? वो है इंट्रोड्यूस एटीएम इज एचएसबीसी, दैट इज 1987। देश हमारा आजाद हो गया है, 1947 में आजाद हो गए। 40 साल के बाद भारत में एटीएम लेके आने वाला पहला बैंक कौन था? एचएसबीसी था, हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। आई होप सभी लोगों को क्लियर है। कहां पर पहला एटीएम लगा भारत में? मुंबई में लगा। इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट बैंक टू हैव ए जॉइंट सेक्टर पब्लिक बैंक, जॉइंट सेक्टर सबसे पुराना पब्लिक बैंक कौन था? इलाहाबाद बैंक था। तो मैंने आपको बताया था, जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पहला जो बैंक इलाहाबाद बैंक आया था कौन सी एस्टैब्लिश हुआ था? आई विल जस्ट राइट, वेट फॉर 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बराबर। 1865 में इलाहाबाद बैंक आया था, पुराना बैंक है। फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक इज आईसीआईसीआई, दैट इज, इसका फुल फॉर्म काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आईसीआईसी का फुल फॉर्म क्या? यूनिवर्सल बैंक है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मैं आपको एक बात बता दूं आईसीआईसी के बारे में, पहले आईसीआईसी बैंक जो था सिर्फ बिजनेस लोन्स देता था, लेकिन बाद में इतना ज्यादा एक्सपेंशन होने लग गया, इसके लिए वो अब नियर नॉर्मल कस्टमर्स को भी देने लग गया। क्या? लोन। तो पहले वो बिजनेस लोन्स को प्रीफर करते थे, ठीक है? चलिए, हाँ, इसका फुल फॉर्म क्या? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस सेविंग्स अकाउंट इज प्रेसिडेंसी बैंक। सेविंग्स अकाउंट प्रेसिडेंसी बैंक आपको मैंने बताया था 1833 में ही आ गया था। उसमें 3 बैंक्स थे। कौन कौन से बैंक थे? बैंक ऑफ मद्रास था, बैंक ऑफ बॉम्बे था और बैंक ऑफ बंगाल था। ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक सेविंग्स अकाउंट खोलते थे। पहली बार, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, बैंक ऑफ बंगाल फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस चेक सिस्टम। पहली बार चेक सिस्टम यूज करने वाला कौन सा बैंक था? वो था बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है? जो चेक सिस्टम लाया वो 1833 में ये लेकर आए थे। पहला बैंक वो कौन था जो इंटरनेट बैंकिंग, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी लाने वाला पहला बैंक था आईसीआईसीआई। कौन सा बैंक था? आईसीआईसीआई। मूविंग टू द नेक्स्ट, फर्स्ट बैंक टू सेल म्यूचुअल फंड इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। म्यूचुअल फंड बेचने वाला पहला बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था। बाद में सारे प्राइवेट बैंक, सभी लोगों ने म्यूचुअल फंड सेल करने लगा। और आप एड पे टीवी में देखते हो म्यूचुअल फंड सही है। अब सही है तो ये सबसे पहले लाने वाला कौन था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फर्स्ट बैंक टू इशू क्रेडिट कार्ड, पहली बार क्रेडिट कार्ड इशू करने वाला पहला बैंक कौन था? सारे एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है। क्रेडिट कार्ड इशू करने वाला पहला बैंक था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। Central Bank of India was the first bank that brought credit cards. पहला डिजिटल बैंक कौन था जिसमें एटीएम नहीं मिलेगा, सिर्फ आप अकाउंट का ट्रांसफर कर सकते हो पैसे, वर्चुअल अकाउंट था, वो था डीजी बैंक। नाम में भी डिजिटल है और था भी डिजिटल बैंक। चलिए आगे देखते हैं। पहला रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक कौन सा था जो सिंडिकेट बैंक ने स्पॉन्सर किया था? उसका नाम था प्रथमा बैंक। आज भी अपने दादाजी से पूछना, दादाजी और परदादाजी से पूछना कि उस समय पे गांव के में कौन सा बैंक था जो रूरल बैंक में फेमस था। उस समय लोग नहीं जानते थे पंजाब नेशनल बैंक का रूरल बैंक था, उस समय पे एक ही बैंक था
जो सबसे ज्यादा फेमस था उसका नाम था प्रथमा बैंक, प्रथमा बैंक, प्रथमा बैंक। तो गांव में सबसे ज्यादा प्रिविलेंट जो था क्या था, प्रथमा। जैसे साबुन में बोलते हैं निरमा सबसे पुराना, वैसे ही गांव में सबसे पुराना बैंक जो था वो कौन सा बैंक था, प्रथमा बैंक था। आगे चलते हैं। फर्स्ट बैंक टू गेट इन प्रिंसिपल बैंकिंग लाइसेंस इज IDFC एंड बैंक, IDFC एंड बंधन बैंक। ठीक है, तो उसके बाद इन बैंकिंग प्रिंसिपल लाइसेंस मिलने वाला जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिया था, IDFC को लाइसेंस दिया। आप लोगों को पता होगा, अभी लेटेस्ट भी आया था इसका न्यूज। IDFC और बंधन बैंक को लाइसेंस दिया गया। टू इंट्रोड्यूस मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया इज ग्राइंड लेज बैंक। तो मर्चेंट बैंकिंग, एक बैंकिंग से दूसरे बैंकिंग से लेना और ट्रांसफर करना, और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए भी क्या करना, मर्चेंट बैंकिंग मतलब एक तरह से ये कोलैबोरेट करके एक जगह का पैसा दूसरे जगह भेजते हैं। तो कौन से बैंक थे, ग्राइंड लेज बैंक। ठीक है, फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लाने वाला पहला बैंक कौन सा था, ICC बैंक था। आप लोग के एग्जाम में पूछा गया था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लाने वाला पहला टेक्निकल बैंक कौन था, वो था ICICI। Moving to the next and the second last point of today's lecture is first bank to introduce voice biometric। voice biometric लाने वाला कौन सा बैंक था, तो voice biometric, ध्यान रखिएगा, voice से बोल करके biometric कौन सा था, वो था हमारा सिटी बैंक। तो और लास्ट पॉइंट ऑफ द टुडेज लेक्चर इज फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस रोबोट इन बैंकिंग सर्विस। जैसे आपको पता वर्चुअल जैसे हमारा एलेक्सा बोलते हैं ना, एलेक्सा अमेजॉन का रोबोट है, राइट। उसी तरह से बैंकिंग सर्विस में पहली बार रोबोट लाने वाला कौन था, HDFC था। तो आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। जो लोग भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.ibupacademy.com। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। So this is Professor Raghunandan sir signing off. Meet you in the next video with new topic. Thank you very much.